आज हम बात करने वाले हैं 11th प्लस 12 के जो स्टूडेंट्स हैं और जो 13 के स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स को कैसे डील करें। 12th क्लास के जो करंट स्टूडेंट्स हैं अभी उनके बोर्ड्स वगैरह का भी थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन 11th को कैसे मैनेज करते हैं। केवल ऐसा नहीं सोच सकते 12th के स्टूडेंट्स कि सर मैं केवल 12th कर लूँ तो आपको बीच में ही जर्नी में पता लग जाएगा कि 11th के काफ़ी ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि 12th के अंदर मर्ज होकर बिल्कुल आपको थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। हाँ। 11th वाली जो आपकी स्टैंडर्ड होती है, जो क्लास होती है, यहीं पर ही अगर एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है जेई के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके बढ़ जाते हैं, काफ़ी फ़ायदा मिलता है। वेक्टर्स तो ऐसा टॉपिक है ना कि वेक्टर्स अगर जैसे नहीं आता हम फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं कर सकते। एक महीने तक हम वेक्टर्स पढ़ाते हैं, कैलकुलस पढ़ाते हैं। सर लिस्ट किए गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्लास 12th के लिए पर्टिकुलरली हाँ। उनको कंफ्यूजन होता है कि ये चैप्टर्स आप लिस्ट बना लीजिए। हाँ, ये अभी आप नोट कर लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको आने ही चाहिए। तो आपने एक लिस्ट बनाया करो, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहले तो वो वाली बात। दूसरा, उसमें क्या क्या कवर हो गया और क्या कवर नहीं हुआ, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो क्या टाइम निकल ही जाएगा, आप टाइम निकाल ही लोगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम यहाँ पर आपके पास आ चुके हैं मोशन जेई चैनल के ऊपर। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम लेकर आए हैं 11th को कैसे मैनेज करें फिजिक्स के अंदर। 11th के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। माई सेल्फ रोहित मालव, बीटेक आईआईटी रुड़की, 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फिजिक्स। और सर को तो आप जानते ही हैं। मैं हूँ अक्षय जैन, एक फिजिक्स टीचर एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। और आज हम बात करने वाले हैं 11th प्लस 12th के जो स्टूडेंट्स हैं और जो 13 के स्टूडेंट्स हैं वो फिजिक्स को कैसे डील करें। 11th की फिजिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप लास्ट मोमेंट के लिए रख सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के बहुत सारे FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, कैसे मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है, उनके बारे में और भी आज हम ये कुछ बात करेंगे। इम्पोर्टेंट होने वाला है 11th क्लास के स्टूडेंट्स। 12th क्लास के जो करंट स्टूडेंट्स हैं अभी उनके बोर्ड्स वगैरह का भी थोड़ा प्रेशर रहता है, लेकिन 11th को कैसे मैनेज करते हैं। और रिपीटर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो लेट्स बिगिन। तो 11th की जो जैसे शुरुआत होती है, तो 11th की शुरुआत में आप ये देखिए कि फिजिक्स का रोल क्या है। कि फिजिक्स सबसे पहले तो फाउंडेशन ऑफ कोर कॉन्सेप्ट्स। हम 11th की फिजिक्स, क्योंकि सर जब बच्चा 10 से 11th आता है ना, तो हम एक बहुत स्मूथ ट्रांजिशन देते हैं। हम फिजिक्स टीचर्स एक महीने तक तो बस उनको बेसिक मैथ्स ही पढ़ाते हैं। हाँ, मतलब इसके लिए प्रिपरेशन बहुत जरूरी है। हाँ, कोर कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और जिस वैरायटी के क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग के 2 या 3 महीने में देख लेते हैं, ऑलमोस्ट उसी वैरायटी में, चाहे कोलिजन हो, सेंटर ऑफ मास हो, वर्क पावर एनर्जी हो, सर्कुलर मोशन हो, उसी वैरायटी के क्वेश्चंस आप देखेंगे कि 12th क्लास में आने वाले चैप्टर्स में भी कहीं ना कहीं सेम कॉन्सेप्ट्स पे बिल्डअप होता है। वेटेज भी जेई के अंदर काफी हाई रहता है, मतलब 40% प्लस तो आप एक्सक्लूसिवली 11th के चैप्टर्स मान सकते हैं। मतलब 12th का सिलेबस और 11th के सिलेबस में अगर देखें तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि 45 to 50% बिल्कुल, ऑफ द 11th सिलेबस एक्सक्लूसिव और 12th सिलेबस एक्सक्लूसिवली। मतलब कि आप केवल ऐसा नहीं सोच सकते 12th के स्टूडेंट्स कि सर मैं केवल 12th कर लूँ तो आपको बीच में ही जर्नी में पता लग जाएगा कि 11th के काफी ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि 12th के अंदर मर्ज होकर बिल्कुल आपको थोड़ी दिक्कत दे सकते हैं। तो क्यों ना हम उसको पहले से ही ढंग से प्रिपेयर कर लें। किस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स अलग हैं जो कि 12th से अलग होंगे, जिनको हम अलग से प्रिपेयर कर पाएंगे सर, है ना। हाँ बिल्कुल सर। तो इसके बारे में अगर हम जानकारी हासिल करें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अगर मैं 11th की बात करता हूँ कि भाई 11th इंपॉर्टेंट है, हम बता भी रहे हैं कि 11th का वेटेज 50% तक भी चला जाता है। तो यहीं पर ही यही वो उम्र होती है, मान के चलते हैं 11th वाली जो आपकी स्टैंडर्ड होती है, जो क्लास होती है, यहीं पर ही अगर एक टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है जेई के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके बढ़ जाते हैं, तो काफी फायदा मिलता है। क्या कहते हैं सर आप इसके बारे में? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में ना, जैसे कोई बच्चा पहली बार, अपने भी आपके पास बच्चे क्वेश्चंस लेके आते हैं, और ये यूजुअली बच्चे वो होते हैं जो अभी अपनी कोचिंग के 1 महीना स्टार्ट किए हैं। हाँ। और आपके पास क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो, या हमें कैसे चमकेगा, हमें कैसे चमकेगा कि ये करना है या वो करना है। और हमारे पास वाले बच्चे को ये समझ में आ जाता है। तो देखिए बच्चों, बात ऐसी है कि जो बच्चा 11th में कोचिंग शुरू किया है उसको भी स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको भी ये सब चीजें धीरे धीरे पता चलती हैं। अगर 11th वाला बच्चा 12th में जाता है और वहां पे कोई दूसरा बच्चा जो 12th में ही जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, या 13 में कोई बच्चा जो पहली बार जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, वो सब यही चीजें फेस करते हैं पहली बार।
तो आपको पता है कि बोर्ड से ये वाली चीजें काफी ज्यादा अलग होती हैं। ये तो सर वैसे वो बात हो गई कि टेस्ट मैच खेला, टेस्ट मैच के क्रिकेटर जो हैं T20 खेलने आ गए, तो उनको ऑब्वियसली पैटर्न चेंज हो गया है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये सब चीजें निकल जाती हैं। और ये आपके बेसिक फिजिक्स से रिलेटेड है। देखिए अगर 12th के अंदर अगर आप कुछ टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं पर ऐसा होगा ही सही कि 11th के कोर कॉन्सेप्ट वहां पे मर्ज हो जाएंगे। जेई एडवांस का जो अधिकतर पेपर बनता है उसके अंदर सर मल्टीपल कॉन्सेप्ट 11th और 12th के मिलाकर हम उसके अंदर ये 3-4 चैप्टर्स को मिक्स करेगा। 3-4 चैप्टर्स को मिक्स करेगा। 12th के अगर एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी 11th के कॉन्सेप्ट से मिले हुए हैं। तो आप कभी भी 11th को नेग्लेक्ट करके मत चलना अपने जीवन में। ये हमारा आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। इसको कहीं पे लिख लें कि 11th मस्ट बी डन। अगर आप जेई के एस्पिरेंट्स हैं तो आपको 11th के जो सिलेबस है उसको किस लेवल तक प्रिपेयर करना चाहिए। मिनिमम कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके टारगेट थोड़े से कम होते हैं सर, मतलब उनको अपनी कैपेबिलिटी का भी कहीं ना कहीं पर अंदाजा होता है कि सर मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उतना नहीं हो पा। उसको भी हम गाइड करने यहाँ पर आए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको कर लेने चाहिए, किसकी फिक्र बहुत ज्यादा नहीं करनी है, किन चैप्टर्स की फिक्र साथ में करके चलें ताकि 12th में दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें भी सर कुछ बच्चे हैं जो 11th प्लस 12th दोनों एक साथ प्रिपेयर कर रहे हैं 12th क्लास में, उनके लिए भी हमारे पास एक मैसेज है। जब वो स्लाइड आएगी मैं वहां पे भी आपको समझाऊंगा कि 11th प्लस 12th वाले बच्चों को जिनका 11th छूट गया है, जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं पढ़ी है फॉर एनी रीजन, उनको भी मैं बताऊंगा कि उनको आगे किस तरीके से इस चीज को हैंडल करना है। ठीक, लेट्स बिगिन सर। हाँ, जैसे कुछ टॉपिक्स यहाँ पर हमने लिस्ट आउट करे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, साथ में करना ही चाहिए। और उसमें सबसे पहले आता है सर बेसिक मैथ्स, जिसमें सर्ड्स आ गए, आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, छोटा मोटा सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का ज्ञान, क्यूबिक का ज्ञान, लीनियर इक्वेशंस का, साइन कोसाइन रूल। तो ये सारी चीजें हैं जो बेसिक मैथ्स के अंदर आपको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो दिक्कत आती है बच्चों को वो आती है अप्रोक्सीमेशंस लेने में, कि सर कभी कोई इनफाइनाइटली लार्ज नंबर आ जाए तो अपन उनको सॉल्व कैसे करें, और ये सब चीजें का भी अंदाजा होना चाहिए। प्रोग्रेशंस वगैरह, प्रोग्रेशंस एपीजीपी हो गई, जिसका इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, इनफाइनाइट नंबर से बच्चों को डर लगता है। बेसिक मैथ्स ये बहुत ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं होती फिजिक्स के अंदर, लेकिन जो चीज सिखाई जाती है, जैसे हम एक्सपीरियंस फैकल्टी है तो हमको कहीं ना कहीं पर पता है कि कौन सी चीज सिखाई जानी है जो यूज होने वाली है। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं होता है मैथ्स को लेकर। लेकिन बेसिक मैथ्स को प्रिपेयर जरूर करके चलें। कोई भी अच्छे स्टडी मटेरियल में आपको बेसिक मैथ्स मिल जाएगा, वो हमको कवर करना जरूरी है। और उसी के साथ साथ में लगकर आता है सर वेक्टर्स। आप क्या कहेंगे, वेक्टर्स के तो फैन होंगे सर आप। वेक्टर्स तो ऐसा टॉपिक है ना कि वेक्टर्स अगर जैसे नहीं आता हम फिजिक्स स्टार्ट ही नहीं कर सकते। 1 महीने तक हम वेक्टर्स पढ़ाते हैं, कैलकुलस पढ़ाते हैं, और वेक्टर्स मतलब काइनेमैटिक्स में घुसते ही सबसे पहले वेक्टर्स का वहां पे स्टार्ट हो जाता है। कई लोगों को इवन ऐसा मतलब बच्चों से रिपोर्ट मिली जाती है कि सर मेरे को वेक्टर्स में थोड़ा कम समझ में आ रहा है। हाँ, कभी कभी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। लेकिन बेसिक्स आप कभी नहीं छोड़े, बेसिक्स नहीं छोड़े कि वेक्टर मेंस का जो सर सिलेबस आ रहा है, जो टॉपिक्स आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ऐसे बहुत ज्यादा टफ प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन अगर आप बेसिक कवर कर लेते हैं, नोट्स कवर कर लेते हैं, तो आपका क्या कहना है सर? ऐसा हो गया सर, जेई मेन ने तो वेक्टर्स पे सवाल पूछ लिया फिजिक्स के पेपर में, 3-4 बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। सिंपल सा सवाल उन्होंने जो वेक्टर्स में पूछ लिया है, बिल्कुल जो एक लाइन, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप खटाक से आंसर कर देंगे। तो वेक्टर्स हो गया है, ठीक है। उसके बाद है सर कैलकुलस। बिना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स सीखे हम काइनेमेटिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो आपके 12th में भी यूज होती है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालना या मिनिमम वैल्यू निकालना, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, फंक्शन का एवरेज वगैरह लेना, वो 12th के अंदर इंटायरली यूज होता है, पूरा यूज होता है, भरा हुआ। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन मोस्टली ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर कभी ग्रेविटेशन में भी यूज होता है, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को कहीं भी घुसाया जा सकता है। एडवांस के अंदर तो एडवांस तो फैन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को ले लेते हैं, बिल्कुल, और वो आपके लॉगरिथमिक एक्सपेंशंस को भी ले लेते हैं। तो इवन जो जेईई मेन के जब अच्छे पेपर्स आते थे आज से 3-4 साल पहले, उन्होंने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज किया। एंड सर केमिस्ट्री में भी जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम हो गया, जहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह चलता है, वहां पे भी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज होता है, सिखाई जाती है और अच्छे से सीखना जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है। मैं पर्टिकुलरली रिपीटर वाले बच्चों को खासकर मतलब दिल से कहना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पर शुरुआत से ही पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारे रिपीटर के अंदर जब 11 का सिलेबस और 12 का सिलेबस चलता है, तो जब शुरुआत से ही पढ़ाते हैं, फुल टू कोर एजुकेशन आप नॉलेज गेन करने के लिए यहीं से ही अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। ग्राफ्स
हमेशा इम्पोर्टेंट रहे फिजिक्स के अंदर। पिक्चर सेज 1,000 वर्ड्स। तो ग्राफ जो है ऐसी चीज है जो जेई मेन का भी फेवरेट है, एडवांस का भी फेवरेट है, एंड ग्राफ्स तो बच्चों सीख ही लेना है। वैसे फिजिक्स में बहुत गिने चुने ग्राफ्स आते हैं, जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स हो गए, साइनोसॉइडल हो गए, सर्कल हो गया, आप देख लें, इलिप्स, बस ठीक है, बहुत बेसिक है। हाँ, तो ये वाली चीजें आप क्या करेंगे, ये आपके कोर कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करेंगे, इसको आगे बढ़ने में हमको मदद होगी अगर ये हमको आता है। तो ये तो एक्सक्लूसिवली, मतलब हम बोल सकते हैं इंक्लूसिवली सबके लिए। ये 11th को भी आना चाहिए सर, ये 12th बिल्कुल, जो साथ में 11th और 12th कर रहा है वो भी होना चाहिए, और रिपीटर का भी ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए इन टॉपिक से रिलेटेड। हाँ, और अब कुछ जेई मैथ्स में जो बेसिक हमने सब अभी पिछले स्लाइड में देखा था आपने, आपको इसमें जो 11th का बच्चा है या जो 11th प्लस 12th का बच्चा है, आप ये मत समझना कि आपको इसमें मास्टरी करनी है। अगर आपने 11th का सिलेबस देखा होगा तो हमने जितना डिफरेंशिएशन, पता नहीं किस किस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाते हैं, हाँ, मैथ्स में तो पर 90% क्वेश्चंस में सर क्यूबिक को डिफरेंशिएट करना होता है या पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करना होता है, उसी को इंटीग्रेट करना होता है। सही सही, इससे ज्यादा हम नहीं पूछते हैं। हाँ। कभी कभी साइन कॉस को इंटीग्रेट करते हैं, कभी कभी e टू द पावर x को। सर का कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिसर्च करनी होती है तो ये वो टॉपिक्स नहीं है कि इसके पीछे लग गए सर, मैं 100 सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, 200 सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, ये वो टॉपिक्स नहीं है। टॉपिक्स आगे आएंगे, जैसे कि एनएलएम, फ्रिक्शन, इन पर हमको ज्यादा दबाव देना पड़ता है, वर्क एनर्जी, पावर, सर्कुलर, इन पर अपन क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा सॉल्व करें। बेसिक चीजों को बस एक बार सॉल्व करके कुछ क्वेश्चंस लगाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कुछ सर लिस्ट किए गए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि क्लास 12th के लिए पर्टिकुलरली उनको कंफ्यूजन होता है कि सर ने 11 के कौन से कॉन्सेप्ट। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 11 सर मैंने तो कोचिंग करी ढंग से पढ़ी नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मेरे को दिक्कत आ रही है सर, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी बहुत इलेक्ट्रो में प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रो के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन घुस जाता है सर, हाँ, उसके अंदर आपके एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम से पॉइंट ऑफ व्यू बात हो जाती है, कुछ काइनेमेटिक्स से क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए दोस्तों हमने आप लोगों के लिए लिस्ट किया है कि ये चैप्टर्स आप लिस्ट बना लीजिए, हाँ, ये अभी आप नोट कर लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको आने ही चाहिए। काइनेमेटिक्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एनएलएम आपका एबीसीडी ऑफ फिजिक्स मानता हूं मैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, हर जगह इन्वॉल्व है। एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, मतलब इवन ग्रेविटेशन चैप्टर जो होता है जो कहीं जगह पर इलेक्ट्रो के बाद ही पढ़ाया जाता है 12th। मैग्नेटिज्म में मूविंग चार्ज, हेलिकल मोशन, मैग्नेटिज्म में 12th सिलेबस में काम में आता है। वर्क एनर्जी, पावर के पूरे कॉन्सेप्ट 12th के अंदर इंटायरली चलते रहते हैं, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन हो, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत वास्ट है दोस्तों, ठीक है। इसके अंदर बीच में आपके कंबाइंड ट्रांसलेशन, रोटेशनल मोशंस, बहुत सारे रोलिंग के प्रॉब्लम्स, बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम्स बनते रहते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि सर इतना बड़ा चैप्टर और जेई मेंस के अंदर आना है एक सवाल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आने वाला है। तो सर इसमें कुछ स्मार्टनेस हो, तो स्मार्टनेस है दोस्तों, स्मार्टनेस ये है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको एंगुलर मोमेंटम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और टॉर्क कैसे निकालना है ये हमको पता होना चाहिए। ये हमारे 12th में भी काम में आता है, 12th के सिलेबस में काम में आता है। क्या कहते हैं सर? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको बिल्कुल भी एडवांस लेवल प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। रिंग होता है, सिलेंडर होता है, रॉड होती है, ज्यादातर सवाल इन्हीं में खत्म हो जाते हैं। एंगुलर मोमेंटम का जो डेप्थ है ना वो टच नहीं करना है। एंगुलर मोमेंटम जैसे आई ओमेगा का फॉर्मूला या एमवीआर का फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए, जिसके आप बेसिक 5-6 सवाल भी प्रैक्टिस कर लेंगे, कहीं नहीं अटकेंगे। कुल मिला के ये कि हमें घबराना नहीं, ठीक है। हमको 11th के टॉपिक्स वो कवर कर लेने हैं और फिर 12th के साथ साथ में करते रहेंगे। लेकिन मैं उन दोस्तों को भी, उन स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ कि सर अगर मेरा ड्रीम ही एडवांस है, मेरा आईआईटी में ही जाना है, तो आप ये मान के चलें कि आपको संडे को या फिर कोई एक ऐसा हॉलीडे आ जाता है तो वहाँ पर आपको अपना एक्सक्लूसिवली शेड्यूल बनाना पड़ेगा फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक टू मतलब कवर ऑल दी टफ क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। ये पीवाईक्यूज के जरिए भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड बाद में एसएचएम है। अब एसएचएम से बच्चे बहुत घबराते हैं। तो वैसे है सर काफी सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल सही। अपने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाते हैं, अपने नोट्स ही पढ़ लेते हैं, तो काफी चीजें उसमें समझ में आती है, लेकिन उसके लिए टीचर की जरूरत पड़ती है। एसएचएम ऐसा टॉपिक नहीं है कि खुद से पढ़ लिया और उसमें विजुअलाइज हो गया, सही बात है। कहीं ना कहीं पर अपन को एक टीचर की जरूरत पड़ती है। कहीं पर आप कुछ मोशन लर्निंग ऐप के अंदर या फिर कहीं पे भी डिजिटल प्लेटफॉर्म इतने सारे हो गए हैं जहाँ पर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। केवल नोट्स को ढंग से रिवाइज करके डाउट क्लासेस में उसको कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल। पर एसएचएम कवर कर लेना सही होता है। अच्छा, ऐसे में कोई बोल रहे कि सर ये जो टॉपिक्स आप मुझे बता रहे हो क्या एक साथ कवर कर लूँ? नहीं, टेस्ट जैसे जैसे आते जाए वैसे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखोगे तो आपको सर ऑसिलेशन ऑफ चार्ज मिल जाएगा। ऑसिलेशन ऑफ चार्ज जब वो एसएचएम का डेरिवेशन होता है, टाइम पीरियड का डेरिवेशन होता है, जिसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी लगा हुआ है, और वो
टीचर पहले ही 1-2 क्लासेस पहले आपको बता देता है, हाँ, या फिर हम बता रहे हैं, यस अभी जाग जाना चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रो चालू होने वाला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो उससे पहले हमको कौन से टॉपिक कवर कर लेने चाहिए। सर एक एसएचएम है, वर्क एनर्जी पावर है, ये हमको कवर कर लेना चाहिए। सर्कुलर थोड़ा लेवल पर आना चाहिए कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्सेस वगैरह के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इसलिए गाइडेंस आपके लिए हम लेकर आए क्योंकि इतने सारे बच्चों का सर अपन ने रिव्यू लिया है अपने पूरे जीवन काल में, 10+ ईयर्स एक्सपीरियंस, हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं। हाँ, तो उनसे ही रिव्यू लेकर हम आपके सामने आए हैं कि कहाँ दिक्कतें आती हैं, और अगर वो रिजॉल्व हो जाएं तो दिक्कतें कम हो जाएंगी, दिक्कतें कम हो जाएंगी तो परफॉर्मेंस बच्चों के सर बहुत सारे मैसेज आते हैं इन्हीं चीज़ों को लेके कि कैसे कवर करें सर, मैनेज नहीं हो रहा है। तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने किसी न किसी फॉर्मेट में आज की प्रेजेंटेशन में लिया है। ठीक है सर, वेव्स जो है वो पर्टिकुलरली जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस वाला एक बहुत ही मतलब छोटा सा स्पेसिफिक पार्ट है वेव का, जो 12th में भी एक चैप्टर के भी एक स्पेसिफिक पार्ट में यूज होता है। हाँ। तो बहुत से टीचर्स तो क्या करते हैं ना, वहां पे छोटा सा एक आधे घंटे की क्लास लेके साउंड वाला पार्ट वहां रिवाइज करा देते हैं। हाँ। तो वेव एंड 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 के अंदर, मॉडर्न फेज के अंदर, मैग्नेटिज्म के अंदर कहीं आपको इलास्टिसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, केटीजी थर्मोडायनेमिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट लगता हुआ नजर नहीं आएगा। थोड़ा सा फ्लूइड का कॉन्सेप्ट कभी आ सकता है आपके, वो भी इलेक्ट्रो के अंदर, और पूरे 12th के अंदर से कहीं कुछ काम नहीं है, बहुत बिल्कुल भी काम नहीं है। तो जो बच्चों को ऐसा लगता है हाँ कि सर ये सारे टॉपिक्स तो मेरे रह रहे हैं, इनको भी तो कवर करना है, इनसे भी एक एक क्वेश्चन जेईई मेंस में बिल्कुल आएगा। हाँ। तो सर उनको कब कवर करना तो चाहिए? उनको अभी जो करंट ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं आपके 12th क्लास के, उनमें इन टॉपिक्स को आप अलग से मत पढ़िए, इनका हेडेक मत लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये वाले टॉपिक्स अभी पढ़ भी लिए ना, तो भी आप जो है इसको कहीं ना कहीं यूज नहीं कर पाएंगे अनलेस वो एग्जाम में आ रहा हो। जो हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं उसमें अगर वो आ जाए तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट अगर नहीं पढ़ते हैं तो बेटा कहीं ना कहीं काम नहीं आएंगे। तो उनको आप अलग से रखिए, हो सके किसी दिन शॉर्ट नोट्स पढ़ के रिवाइज कर लिया तो वो अलग बात है। लिस्ट जरूर बना के रखिए, लेकिन है ना, पढ़ने का देखो एक तरीका ही बता रहे हैं, एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता रहा हूँ। कई बच्चों का क्या है, साथ साथ में ये भी डाउट आता है सर कवर कैसे करूंगा। हाँ बिल्कुल, आप मैं लिस्ट तो बता दी, तो आपने एक लिस्ट बनाया करो, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, पहले तो वो वाली बात, दूसरा उसमें क्या क्या कवर हो गया और क्या कवर नहीं हुआ, ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो क्या टाइम निकल ही जाएगा, आप टाइम निकाल ही लोगे, ठीक है। आपको प्लान करना होता है होल डे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इन टॉपिक्स को आप लिस्ट कर लो, लिख लो। मेरे हिसाब से तो अपने हाथों से लिखने से काफी सही रहता है, अपने दिमाग में, जहन में रहता है क्या चीज कवर हुई है, कौन सी चीज कवर नहीं हुई।